Welcome dear students, let's start the class of chemistry. So dear students, in today's class we are going to learn about the van der Waals equation of state. So let's start the topic. Van der Waals equation of state. So let's start this topic, dear students. Give you 100%. Okay. In previous section, we already discussed about the ideal gas and real gas. Okay. At the deviation of real gas from the ideal gas. In that section, we already talked and we already discussed about how the real gas are differed from the ideal gas. Okay. So as you already know, ideal gas follows बच्चों PV is equal to nRT. Ideal gas follow PV is equal to nRT. While real gas will not follow PV is equal to nRT. Okay, real gas will not follow this equation PV is equal to nRT. But at that time already tell that one thing, at a high temperature and at low pressure, real gas also behave as a ideal gas. So बच्चों हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, रियल गैस एंड आइडियल गैस के बीच का एक अच्छा खासा डिफरेंस हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था. याद है वो वाला डिफरेंस? ओके. अब क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन लोगों ने क्या किया, जितने आइडियल गैस इक्वेशन है ना, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन है. अब ये आइडियल गैस इक्वेशन में कोई एक साइंटिस्ट आया, उसने उसमें थोड़ा डिफॉर्मेशन किया, मतलब थोड़ा रिफॉर्म किया, उसको थोड़ा बदला, उसको थोड़ा चेंज किया. क्यों चेंज किया? ताकि आइडियल गैस वाला इक्वेशन रियल गैस के साथ एप्लीकेबल हो पाए. बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि van der Waals उसमें से एक था, उसके बाद क्लैसियस क्लैपेरन था, उसके बाद पैंग रॉबिन्सन था. ये लोग ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया बच्चों, जो रियल आइडियल गैस इक्वेशन था PV is equal to nRT, उसे थोड़ा रिफॉर्म किया. क्यों रिफॉर्म किया? ताकि जो रिफॉर्म किया हुआ आइडियल गैस इक्वेशन है वो रियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल हो पाए. क्योंकि रियल में जो गैसेस होते हैं वो तो आइडियल गैस नहीं होते. ओके. जो रियल में गैसेस होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस रहेगा उनके मॉलिक्यूल के बीच में, एंड वो सारे पार्टिकल्स जो रहेंगे, वो सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा जो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं होगा. तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए बच्चों, उन लोगों ने थर्मोडायनामिकली एंड केमिकल की मतलब उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लगा के एक अच्छा खासा रिफॉर्मेशन दिया सब साइंटिस्ट ने. ओके. उसमें से आज किसका रिफॉर्मेशन पढ़ना है? आज पढ़ना है van der Waals का रिफॉर्मेशन. मतलब van der Waals ने जो इक्वेशन था उसे कैसे चेंज किया. इक्वेशन तो यही रहेगा, आप पैंग रॉबिन्सन ले लो, आप क्लैसियस क्लैपेरन ले लो, या फिर आप van der Waals ले लो, इक्वेशन तो यही रहता है, पर इसके टर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है. ओके. तो वो चेंजेस के साथ शुरू करते हैं बच्चों van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके. हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी पढ़ना है, तो वही उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जैसे आप लोग जानते हो van der Waals ने क्या देखा, van der Waals ने दो चीज फोकस की. van der Waals ने कितनी चीजें फोकस की बच्चों? दो चीजें फोकस की. उसके फोकस की जो नंबर 1 चीज थी ना, वो थी अट्रैक्टिव फोर्सेस between the molecule of gas. सबसे पहला जो उसे बहुत फोकस किया वो वाला पॉइंट कौन था? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है. ओके. इसके ऊपर van der Waals ने बहुत अच्छा काम किया. देखेंगे वो वाला काम क्या था. एंड दूसरी चीज उसने फोकस की थी वॉल्यूम ऑफ molecules are not negligible compared to volume of container. वेसल या कंटेनर की कंपेयर में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम रहता है उसे आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते. ये दो चीज पे van der Waals ने काम किया.
पहली चीज क्या थी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है। दूसरा उसने क्या फोकस किया कि जो वॉल्यूम रहता है बच्चों, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है कि आप उसे निग्लेक्ट कर दो। ये दो चीज किसने फोकस कर दी, वान डर वाल्स ने। अब देखो होगा क्या, पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं डिटेल से। ओके, मान लीजिए ये एक वेसल लिया मैंने, ओके, गैस वेसल, ये गैस वेसल है बच्चों, जिसमें मैंने कोई एक गैस भरी हुई है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू वान डर वाल्स क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू वान डर वाल्स क्या हो रहा है। अब मैंने यहां पे एक बैरोमीटर लगा दिया। बैरोमीटर क्या करता है बच्चों, बैरोमीटर नोट करता है प्रेशर। ये नोट क्या करता है, ये नोट करता है प्रेशर को। ओके, प्रेशर को नोट करने के लिए मैंने बैरोमीटर लगा दिया। अब प्रेशर कब नोट होगा, जब ये वाला मॉलिक्यूल जाएगा वॉल पे, स्ट्राइक करेगा, वॉल पे जाके कोलाइड होगा, वॉल पे जाके टकराएगा, तब जाके वो वॉल पे कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा ना, तब जाके आपको बैरोमीटर में कुछ प्रेशर दिखाई देगा। मतलब कि ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, मतलब जब सारे मॉलिक्यूल वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं ना, वॉल पे जाके टकराते हैं, तब जाके आपको क्या मिलता है, कुछ प्रेशर मिलता है। प्रेशर कहां पे नोट होता है, बैरोमीटर में नोट होता है। अब जब आइडियल गैस ले लिया, प्रेशर फॉर आइडियल गैस, वो मान लीजिए बच्चों पी आइडियल है। कितना है, पी आइडियल। प्रेशर फॉर आइडियल गैस मान लीजिए कितना है, पी आइडियल। ओके, अब गैसेस के बीच में क्या लग रहा है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एफओए है, वो किस टाइप का है बच्चों, वो है अट्रैक्टिव टाइप। अब होगा क्या, ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, उससे होगा क्या बच्चों कि जैसे ही ये वाला मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने यहां जा रहा था, देखना ध्यान से, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो यहां पे स्ट्राइक करने जा रहा था, मतलब वहां पे जाके वो टकराने वाला था। जैसे वो जा रहा था, यहां पे पहुंचा ना, तुरंत ही उसके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने उसे वापस खींच लिया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जा रहा था ये वॉल से टकराने के लिए। ओके, अब हुआ क्या, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने जैसे जैसे वो नजदीक आया ना, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, अट्रैक्टिव फोर्सेस देके उसे खींच के वापस ले आया। मतलब इससे होगा क्या, लेस कोलाइजन, मतलब लेस स्ट्राइक। जो स्ट्राइक आएगा वो कैसा आएगा, लेस आएगा। अगर लेस स्ट्राइक आया तो मेजर्ड प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा। मेजर्ड प्रेशर कैसा रहेगा, लो, क्योंकि आप पहले से दिमाग लगाओ, जब आइडियल गैस बना था तो हमने कुछ अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लिए, मॉलिक्यूल गया, स्ट्राइक किया, वापस आया, बात खत्म। पर अब जब हम रियल गैस कंसीडर कर रहे हैं तो होगा क्या, मॉलिक्यूल जाएगा, जैसे जैसे नजदीक जा रहा था कोई दूसरा मॉलिक्यूल पीछे से आया, अट्रैक्टिव फोर्सेस दिया, उसे खींच के ले गया। ओके, उससे बना क्या बच्चों, उसे एक चीज यहाँ पे फोकस करने जैसी है, यहाँ पे होता क्या है, बैरोमीटर में प्रेशर कम मेजर होगा, मतलब पी मेजर्ड इज लेस देन पी आइडियल। ये चीज नोटिस की किसने, वान डर वाल्स ने। ओके, तो वान डर वाल्स ने एक अच्छा खासा इक्वेशन बनाया कि पी आइडियल इज इक्वल टू पी मेजर्ड, या फिर पी रियल भी बोल सकते हो बच्चों। पी मेजर्ड को कई बार पी रियल बोला जाता है। ओके, पी मेजर्ड इज इक्वल टू पी रियल। ओके, सो पी आइडियल इज इक्वल टू पी मेजर्ड प्लस यहां पे एक टर्म उसने ऐड किया। ओके, वो टर्म कौन सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। सो वो है बच्चों ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये वाली टर्म उन्होंने क्या कर दी, ऐड कर दी। ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वाली टर्म उन्होंने ऐड कर दी। यहां पे ए क्या है बच्चों, ए है वान डर वाल्स कांस्टेंट, वान डर वाल्स कांस्टेंट।
जो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, जो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो पहले जो डिस्कशन किया पॉइंट, उसके ऊपर डिटेल से एक ऐसा मतलब रिलेशन निकाला, एक ऐसा इक्वेशन निकाला। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नॉट नेग्लिजिबल, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम आप नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। उससे होगा क्या, पहले घूमने के लिए, पहले आइडियल गैस को घूमने के लिए V जितना स्पेस अवेलेबल था। ओके, ध्यान से देखना। इनिशियली फॉर मोमेंट ऑफ आइडियल गैस अवेलेबल स्पेस इस कैपिटल V। पहले घूमने के लिए कैपिटल V जितना स्पेस अवेलेबल था। नाउ अब आपने रियल गैस कंसीडर कर दी, मतलब कि मॉलिक्यूल के पास खुद का कुछ वॉल्यूम है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का खुद का कुछ वॉल्यूम है, मतलब ये बड़ा मॉलिक्यूल, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल, ये भी बड़ा मॉलिक्यूल। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये सारे बड़े मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम निकलेगा उसे क्या करना है, माइनस। मतलब क्या हुआ, नाउ अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मोमेंट इज डिक्रीज्ड। मतलब कि जो V आइडियल था वो ज्यादा था। ओके, V आइडियल जो था बच्चों वो ज्यादा था, उससे क्या करना पड़ेगा, टर्म निकालना पड़ेगा। V आइडियल जो था उससे एक टर्म माइनस कर दो, माइनस NB। ओके, इतना माइनस कर दिया, इज इक्वल टू V आइडियल। ओके, इस तरह से एक रिलेशन बनाया उन लोगों ने। क्या बनाया कि V मेजर जो किया उसमें से क्या माइनस कर दो, NB जितना माइनस कर दो। मेजर जो किया उसमें से NB जितना माइनस कर दो, तब जाके एक नया इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, V आइडियल का। ओके, अब आपको ये दोनों चीजें कहां रखनी है, ये वाले इक्वेशन में। सो नाउ पुट द वैल्यूज इन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे B क्या है बच्चों, B है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। B क्या चीज है बच्चों, B है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तो रखिए ये एक वाले इक्वेशन में, यहाँ पे आएगा P प्लस AV स्क्वायर AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बना बच्चों वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, मतलब वैन डर वाल्स के हिसाब से जो रियल गैस रहता है ये इसे फॉलो करता है, पर ये भी सही नहीं था। यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियां थी, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस लिया गया, रिपल्सिव फोर्सेस को ध्यान में नहीं लिया। तो ये उसका एक ड्रॉबैक था, एंड ड्रॉबैक को रिफॉर्म किया बच्चों क्लैसियस क्लैपेरॉन ने। उनके भी इक्वेशन में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, उसे चेंज किया था पैंग रॉबिन्सन ने। एंड पैंग रॉबिन्सन का जो इक्वेशन है बच्चों वो जनरली बहुत ही नियरर है रियल गैस इक्वेशन से। ओके, पर वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको उसके ऊपर डिस्कस करना ही नहीं है। इतना कॉपी में लिखो, इसे कॉपी में लिखने के बाद अच्छे से पढ़ाई कर लो एक बार। क्वेश्चन सिर्फ इतने पूछे जाते हैं, ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना है और कुछ नहीं। कई बार होता क्या है, n का वैल्यू 1 लिया जाए ना, सो P A डिवाइड बाई V स्क्वायर B माइनस B इज इक्वल टू RT जैसा भी इक्वेशन दिया जाता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये स्टूडेंट्स अब जब नेक्स्ट सेशन से मिलेंगे ना, अब एक थोड़ा ही सेशन बाकी है जहां पे मैं आपको लिक्विफेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाने वाला हूं। सरफेस टेंशन बचेगा, 2-3 चीजें ही बची है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट सेशन में जब भी मिलेंगे वहां से कंटिन्यू करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। We have so far spent many videos talking about the ideal gas law, that pressure times volume is equal to the number of moles times the ideal gas constant times temperature measured in Kelvin. What we're going to do in this video is attempt to modify the ideal gas law to try to take into account when we're dealing with real gases where the volume of the actual particles are worth considering, that we don't just say they're negligible compared to the volume of the container. And intermolecular forces are something that we would like to take into consideration. So let's think about how we could modify this. And to help us a little bit, I'm just going to solve for P. So I'm going to divide both sides by volume.
So we could say pressure is equal to number of moles times ideal gas constant times temperature measured in Kelvin divided by volume. So first, how would we adjust this if we want to take into account the actual volume in which the molecules can move around? Well, if we wanted to do that, we would replace this volume right over here with this volume minus the volume of the actual particles. So what's the volume of the actual particles going to be? Well, it's going to be the number of particles times some constant based on how large each of those particles are, maybe on average. And let's just call that B. So we could view this as a modified ideal gas law equation, where now all of a sudden we are taking into account the fact that these particles have some real volume to them. But of course, we also know it's not just about the volume of the particles. We also need to adjust for the intermolecular forces between the particles. And we know that in many cases, those intermolecular forces are attractive forces, and so they would take away from the pressure. And so we need some term that accounts for that, a term that accounts for taking away the pressure due to intermolecular forces. So term for intermolecular forces. Now, I know what some of y'all are thinking. Do we always subtract? Might not there be some situations in which we actually have repulsive forces between particles and it would actually add to the pressure? And there could be scenarios like that. You could imagine if they all have a strong negative charge, they want to get away from each other as far as they can, and that could actually add to the pressure. But in that situation, we could subtract a negative, and then that would be additive. Now, how could we take this into consideration? So we know from Coulomb's law that the force between two charged particles, is going to be proportional to the charge on one particle times the charge on the other particle divided by the distance squared. Now, obviously, if we're dealing with a lot of particles in a container, we're not going to be able to think about the forces between any two particles. But one way to think about it is in terms of how concentrated are the particles generally. So when we're trying to think of a term that takes into account the intermolecular forces, or how much we're reducing the pressure because of those intermolecular forces, maybe that can be proportional to not just the concentration of the particles, and that would be the number of particles divided by the volume, but that times itself, because we're talking about the interaction between two particles at a time, very similar to what we see in Coulomb's law, because at the end of the day, these really are just Coulomb forces. So this thing right over here is going to be proportional to the concentration times itself, or we could maybe call this some constant for the proportionality times n over v squared, where A would depend on the attractive forces between gas particles. And what we have just constructed, and let me rewrite it again, this ideal gas equation, and actually let me put this orange term back on the left-hand side. So if I write it this way, that pressure plus A times n over v squared is equal to nRT over the volume of our container minus the number of molecules we have times some constant b, based on how large on average those molecules or those particles are. This right over here is a pretty good compensating equation for when we're dealing with more real gases, ones that have intermolecular forces, and one where the actual particles have volume. And this actually does a pretty good job, and there's a name for it. It's called the van der Waals equation. And there's many different ways you might see it. You could see it written like this, or we could try to take this blue part and get it on the left-hand side so it really looks like what we saw at the top, where there it would be written as, and I'll actually write it this way, pressure plus some constant times the density squared, let me close that parentheses, times the volume minus the number of molecules times some constant, is going to be equal to nRT, is going to be equal to nRT. And all of this looks really complicated, but at the end of the day, it is just our ideal gas law modified for intermolecular forces and the actual volume of the particles.